हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के मॉडल सेट 2020 के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, मॉडल सेट 2020 का बात कर रहे हैं। ये तो 2021 है, तो हम लोग 20 का बात क्यों करूं? तो आपको बता दें 2020 में मॉडल सेट एक दिया हुआ था जो कि एग्जाम होने वाले थे, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाए। तो उसमें वो मॉडल सेट के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उनको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम लोग 2020 के जो मॉडल सेट है इनको पढ़ेंगे। क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं कि आप लोग इस साल देख लिए कि रिजल्ट किस तरह से हुआ। क्लास 11 में जिसका अच्छा रिजल्ट था उसको क्लास 12 का अच्छा रिजल्ट मिला, है ना। चाहे वो लड़का कमजोर हो या तेज, उससे मतलब नहीं है, बस उनका रिजल्ट हो गया, है ना। इसीलिए हम आपसे यही बोलेंगे, आप अपना मेहनत बनाए रखें। चलिए, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 2020 के मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, जरा इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वह असत्य है? कौन सा वाक्य असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, फूल एक रूपांतरित तना है। जी बिल्कुल, पुष्प जो है वो तने का रूपांतरित रूप है। तने के रूपांतरित रूप को ही पुष्प कहा जाता है। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन बी, नारियल के फल को ड्रूप कहा जाता है। जी, नारियल जो है वो ड्रूप फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी, प्याज लिलियेसी फूल का पौधा है। जी बिल्कुल है, ये जो प्याज है वो लिलियेसी फूल का ही पौधा है। अगला, पर्व संधि तना पर पाया जाता है। जी बिल्कुल, पर्व संधि तो तना पर ही पाया जाता है। अब आपको बता दिया चारों के सत्य हैं, लेकिन सवाल आपको दिया है कि कौन सा वाक्य असत्य है। इसमें कोई भी असत्य नहीं, सबके सब सत्य है। ठीक है, तो इनके कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको शुरू में जो लिखा वो गलत है, बाकी इसका ऑप्शन सब सही है। ठीक है, इस पर हम बात चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से किसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है? कहता है क्या, निम्न में से किसे जो है एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम, कहता पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? जिस तरह से जंतु जगत का एम्फीबिया किसे कहा जाता है? मेंढक को, सालमेंडर को, है ना। उसी तरह जो है कहता है कि पादप जगत में एम्फीबिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन बोले, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए स्पायरोगैरा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी इनमें से सभी किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें ब्रायोफाइटा को। क्या बोले? ब्रायोफाइटा को जो है कहा जाता है पादप जगत का एम्फीबिया, क्योंकि इनकी जाति जल में भी होती है। मतलब ये जल में भी जिंदा रह सकता है, जल में भी ये ग्रोथ कर सकता है और नमी वाले स्थान पे भी ये ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 2 का आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 का बात करें। कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहा जाता है। कहते हैं एंजाइम में जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं वो भाग को क्या कहते हैं? तो उसे उसका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए नंबर प्रो एंजाइम, ऑप्शन ए प्रो एंजाइम, ऑप्शन बी को एंजाइम, ऑप्शन सी एपो एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से, ऑप्शन ए में बोला प्रो एंजाइम, ऑप्शन बी को एंजाइम, ऑप्शन सी एपो एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम 3 नंबर का सी नंबर, 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? जैसा कि आप लोगों को जब पढ़ाए थे तो आपको बताए थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस को आपका पूरा बोले थे आप लोगों को कि ये जो कार्ल लिनियस को शॉर्ट में केवल लिनियस भी बोला जाता है ना। आपको बोले थे कार्ल लिनियस का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, प्यार से इसे कार्ल लिनियस कहा जाता है ना, कैरोलस लिनियस। तो आपको बताया था कैरोलस लिनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दिया था, जिसे हम लोग वनस्पति नाम उसी को हम लोग क्या
वनस्पति नाम, जंतु नाम, उसी को बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, या तो फिर उसे साइंटिफिक नाम से जानते हैं, है ना। तो हम बोले आपको क्या कि सवाल इनमें से किससे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। ऑप्शन ए में दिया मेंडल, ऑप्शन बी में बेंथम, ऑप्शन सी में हुकर, ऑप्शन डी में लिनियस। तो 4 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर लिनियस। इसी का पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि बरगद के पेड़ से लटकी मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, बरगद का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उनसे जो मोटी मोटी जो जड़ें जो लटकी हुई रहती है, उस जड़ का नाम क्या है, तो उस जड़ का नाम है प्रोफ्रूट, स्तंभ जड़। उस जड़ का क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ कहते हैं, प्रोफ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर जो है इसके ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तंभ जड़। 5 का सी, 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्तंभ जड़, ठीक है। अंग्रेजी इसी को प्रोफ्रूट कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, कहते हैं कि असीम प्लास्टिक गति के दौरान, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि असीम प्लास्टिक गति के दौरान डाइस के द्वारा जल का परिवहन होता है, कहता है डाइस के द्वारा जल का परिवहन होती है। कहता है आपको क्या कि सीम प्लास्टिक गति के दौरान डाइस के द्वारा, क्या कहते हैं, डाइस के द्वारा जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य के द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपको बता दें इस अवस्था में जो है कोशिका द्रव्य के द्वारा, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा, कोशिका द्रव्य के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का ए हो जाएगा कोशिका द्रव्य, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए कोशिका द्रव्य। कहते हैं कोशिका द्रव्य के द्वारा जो है वो जल का संवहन हो पाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अनऑक्सीशोषण में, जैसा कि आप लोगों को पढ़ा चुके, या तो नहीं पढ़े तो आपको बता दें, आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको शोषण तो आपको बताएंगे कि शोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवीय एक अवायवीय, है ना। वायवीय शोषण को ही कहते हैं ऑक्सीशोषण और अवायवीय को कहते हैं अनऑक्सीशोषण। तो हम यहाँ पर अवायवीय का बात करेंगे, अनऑक्सी का बात करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बात करेंगे, हाँ। तो कहता है आपको कि अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, एक बार फिर से, अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है। ये आप लोग जब उन्हें पढ़ेंगे, जब पढ़ चुके हैं तो आपको बता दें, ऑक्सीशोषण में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन अनऑक्सीशोषण में ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, आपको बता दें। तो वही कहता है कि ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है ना। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन तब ज्यादा ऊर्जा होगा, ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। अपूर्ण विघटन के परिणाम स्वरूप आखिर किनका निर्माण होता है, आपको बताए थे अनऑक्सीशोषण में निर्माण होता है इथाइल अल्कोहल का, है ना। इथाइल अल्कोहल C2H5OH का, है ना। तो वही कह रहा है आपको, और अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है। ऑप्शन है ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2O एवं CO2, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एवं H2O, ऑप्शन डी एल्कोहल एवं CO2। जी बिल्कुल, इथाइल अल्कोहल, ये एल्कोहल बनेगा और CO2 होगा। तो 7 का डी नंबर हो जाएगा, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, एल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। कहते हैं कि क्रेच शारीरिकी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है। आपको बोले क्या, आप पढ़े और ये आपको बताए भी थे, क्रेच एनाटॉमी जो है वो किस में पाया जाता है, तो आपको बोले थे C4 पौधा में। किस पौधा में, C4, किस पौधा मिलते हैं, C4 पौधा में, ठीक है। चलिए तो C4 पौधा में, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी नंबर होगा, C4 प्लांट में होता है क्रेजी एनाटॉमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दलहनी पौधे के जड़ में, कहता है कि दलहनी पौधे जैसे हो गया चना, हो गया मटर, हो गया मूंग, हो गया अरहर, हो गया, है ना, ये सब के पौधे के जड़ में जो है छोटे छोटे गांठ होते हैं, न्यूड्यूल पाई जाती है। उस न्यूड्यूल के अंदर में एक बैक्टीरिया रहता है, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की काम करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। तो सवाल पूरा सुनिए क्या कहता है। कहता दलहनी पौधे के जड़ में कौन से जीवाणु पाया था, कौन सी बैक्टीरिया पाया था, आपको बताया भी, दलहनी पौधे के जड़ में गांठ रहता है, उस गांठ को न्यूड्यूल कहते हैं। उस न्यूड्यूल का रंग होता है गुलाबी रंग, है ना। वो न्यूड्यूल का रंग कैसा होता है, गुलाबी।
तो वो जो उसका जो रंग है किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वो गुलाबी क्यों होती है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण, लेग हीमोग्लोबिन के कारण वो गुलाबी कलर का होता है। पहले बात सुनिए, हम बोले आपको दलहनी पौधे के जड़ के अंदर छोटे छोटे जो गांठ होते हैं, जड़ में छोटे छोटे गांठ होते हैं, उस गांठ जो होता है उस गांठ का रंग गुलाबी होता है। और उस गांठ का गुलाबी रंग क्यों होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये आगे आपको पूछा जा सकता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग गुलाबी होता है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो अब कहता है उसमें आखिर कौन सी बैक्टीरिया रहता है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम है राइजोबियम, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी बैक्टीरिया था, राइजोबियम, तो आपका ऑप्शन में दिया राइजोबियम, तो 9 का ए नंबर, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्या, किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है। आपको बता दिए, बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना चाहिए आदमियों को। हमारे यहाँ पर जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो एक झटके में, मतलब पूरी आसानी से एक बार में वो आपको पौधे का उम्र बता देगा, उसके पीछे रीजन है, जबकि उसको वो नॉलेज नहीं है। लेकिन हम लोग उस पौधे के जो उम्र है उनको ज्ञात करने में सोचना पड़ेगा। आखिर वो पौधे का उम्र कैसे ज्ञात करता है, इस चीजों के बारे में आपको बताता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पौधे को जब आप काटेंगे तो काटने के बाद उसका टीएस देखिएगा, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला काट इसमें, तो लकड़ी में ये होता है कि हर साल एक वलय का निर्माण होता है। मतलब ये गोल घेरा कैसे, जब ये छोटा रहेगा इस तरह 1 2 3 4, मतलब इस तरह का ये घेरा रहता है, मतलब हर ईयर बनता है, हर साल बनता है, मतलब वार्षिक वलय बनता है, इसको वलय कहते हैं। ठीक है, हर साल बनेगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, मतलब हर साल। अगर 100 साल तक अगर ये पौधा है तो 100 वलय बनेगा, इसमें काउंटिंग कर लेगा पूरा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, बता देगा ये 7 साल का है। अगर 100 को होगा तो 100 साल है, 20 को है तो 20 साल है। इस तरह से क्या आता है, वार्षिक वलय को गिनती करके। ठीक है, तो वही सवाल कर रहे हैं आपसे कि किसी वृक्ष की उम्र जानने की अच्छी विधि क्या है। ऑप्शन ए, पत्तियों की संख्या गिनकर, क्या कमाल की बात है, पत्तियां गिनकर पौधे का उम्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना। ऑप्शन बी, इसका व्यास नापकर, क्या इसका व्यास नापकर ज्ञात कर सकते हैं, ये भी अच्छी विधि नहीं है। अगला, वार्षिक वलय की गणना करके, जी बिल्कुल अच्छी विधि, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। शाखाओं की संख्या गिनकर, जी नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर सी होगा, वार्षिक वलय की गणना करके, तो 10 नंबर का सी हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, वार्षिक वलय जैसा कि आपको बताया उसका काउंटिंग करें। ठीक है, चलिए आपका टोटल 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ मेरे दोस्त, जो भी नए बच्चे इनको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कहते हैं कि रेसिमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे डाइस स्थान पर होते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रेसिमोज, कहते हैं रेसिमोज पुष्पक्रम। सबसे पहले आपको यहाँ पर पुष्पक्रम के बारे में थोड़ा बतला दे, थोड़ा चूंकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये चैप्टर हमारा जो है छोड़ने के लिए कहा गया है जैक बोर्ड के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन ये 2020 के लिए छपा हुआ था, इसलिए हम इस पर रिपीट कर रहे हैं। जानना बहुत जरूरी है। आपको हम बता दें कि हम लोग पुष्प तो समझते हैं, फ्लावर समझते हैं, लेकिन पुष्पक्रम नहीं समझते। पुष्पक्रम को अंग्रेजी में इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे आपको इस तरह से बताते हैं, अगर हमने एक पुष्प देखे, एक पुष्प केवल, उदाहरण के तौर पर एक गुलाब लेते हैं, एक गुलाब, वो ओनली एक पुष्प है, एक पुष्प केवल, उसको पुष्प बोलेंगे। जब पुष्पों का समूह रहेगा, मतलब एक से ज्यादा पुष्प रहेगा, पुष्पों का समूह, तो उसे कहा जाता है पुष्पक्रम, उसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। आपको इस तरह से बताते हैं जो कि आपको समझ में आया। आप लोग फूल गोभी समझते हैं, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। तो फूल गोभी जो है वो एक पुष्प उसमें नहीं है, उसमें हजारों हजार पुष्प है उसमें, मतलब वो पुष्पों का समूह है। तो हम लोग गलत बोल देते हैं कि फूल गोभी, जी नहीं, वो फूल गोभी नहीं, वो फूल नहीं है, वो फूलों का
समूह है, वो फूलों का समूह है। बात समझ रहे हैं क्या बोले? तो गोभी में एक फूल नहीं होता है, वो फूलों का उसमें समूह होता है। इसके अलावा आप लोग गेंदा फूल बोलते हैं, गेंदा फूल में एक फूल नहीं होता है, उसमें फूलों का समूह है। मतलब हाँ, उसमें हजारों के आसपास पुष्प रहते हैं उसमें। जब उनको खोल खोल के काउंटिंग करेंगे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इस तरह से उसमें फूल रहते हैं, क्योंकि फूलों की संख्या उसमें बहुत सारे रहते हैं। वो पूरा जो है पुष्पक्रम है वो फूलों का समूह। चलिए हो गया। अब आगे क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं आपको क्वेश्चन में, रेसिमोज पुष्पक्रम में सबसे छोटा फूल सबसे डायस स्तंभ पे होता है। आपको बता दें कि रेसिमोज पुष्पक्रम में जो है सबसे छोटा पुष्प होता है वो सबसे ऊपर पे होता है, पुष्प के सबसे ऊपर में निकला हुआ, ठीक है। तो वही कहता है, तो बोलेंगे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऊपर रहता है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊपर, यानी कि ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कहता है पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है? एक बार फिर से, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है? तो पौधों में पानी की जो आपूर्ति होती है वो परासरण विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? एस्मोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा होती है। पौधों में पानी की जो प्राप्ति होती है, पौधों में जो पानी की आपूर्ति होती है वो परासरण विधि के द्वारा, एस्मोसिस विधि के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। क्रेब चक्र कहां पाया जाता है? आपको पहले भी बता दिए थे, क्रेब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप लोगों को बता भी दिए हैं, क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिबरेलिन का सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था। जिबरेलिन का खोज, जिबरेलिन जो हार्मोन है इसका खोज किसमें हुआ था? तो जिबरेलिन का जो खोज हुआ था कवक में। किसमें हुआ था? कवक में। तो 14 नंबर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी होगा। कवक में खोजा गया था जिबरेलिन को, कवक में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं कि केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र जो है, केल्विन चक्र किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए प्रकाश पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकाश में ही होता है, केवल अंधेरे में ही होता है। एक बार फिर से कहता है क्या, केल्विन जो साइकिल है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी केवल प्रकाश में ही होता है, ऑप्शन डी केवल अंधेरे में ही होता है। जी नहीं, ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, 15 का आंसर हो जाएगा बी, ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या पौधे का पत्ती का रंग हरा हो तो किनके वजह से? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होते हैं पौधे में 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, है ना। इस तरह के 5 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। आपको बता दें क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो मैग्नीशियम है। क्या मिलता है? वो मैग्नीशियम। लेकिन यह कह रहा है इनमें कौन सा तत्व क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? वो कौन है? मैग्नीशियम। कौन है वो? मैग्नीशियम। तो 16 का हो जाएगा आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा बी, और वो क्या होगा? मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या पार गति किस अवस्था में होती है? आपको एक शब्द में बोले, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पार गति को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो आपको बताते हैं क्रॉसिंग ओवर जो है ये पैकेटिन अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? पैकेटिन। ये खोपड़िया में डाल लीजिए, एक 12 में भी है, ये पूछा भी जाता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है यह पैकेटिन अवस्था। कौन सी अवस्था में है? पैकेटिन, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में। तो 17 नंबर का सी हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा सी, पैकेटिन अवस्था में।
क्वेश्चन नंबर 18 का अब बात करें, पैकेटिंग इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 18 का बात करें, 18 नंबर में कहता है वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो बायकोलेटरल कहलाएगा। बायकोलेटरल जो है वो बायकोलेटरल, उसी को बोलते हैं उभय पोषवाही संवहन मंडल कहा जाएगा उसको, ठीक है। एक बार फिर से कहते हैं वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, जाइलम के दोनों ओर, जाइलम के नीचे और ऊपर दोनों ओर क्या मिलते हैं? फ्लोएम पाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बायकोलेटरल संवहन मंडल, मस्कुलर मंडल कहता है बायकोलेटरल, ठीक है। बायकोलेटरल उसी को उभय पोषवाही कहा जाता है। 18 का सी नंबर, 18 का आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, बायकोलेटरल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्रक से, ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइबोसोम से, ऑप्शन सी क्रोमेटिन से, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली से। आपको हम बता दें कि ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कौन करते हैं? तो वो राइबोसोम करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई भी थे कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। तो चलिए, तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी, 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कहता है 20 नंबर में क्या जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है द्विनाम पद्धति में कौन से दो नाम होते हैं? द्विनाम पद्धति में आखिर कौन कौन से नाम होते हैं? द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने आखिर जो दिया था, आखिर उसमें क्या होता है, कौन कौन से नाम रहते हैं? तो आपको बता दें, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलिए या द्विनाम पद्धति बोले, तो द्विनाम पद्धति में दो नाम रहते हैं। तो पहला इसमें क्या रहेगा? जीनस। पहला कौन रहते हैं? जीनस, इसी को आप कहते हैं वंश, और दूसरा रहता है स्पीसीज, इसी को कहा जाता है जाति। ये दो नाम रहता है, वंश और जाति। कौन रहते हैं? वंश और जाति या प्रजाति एक ही चीज है, ठीक है। तो 20 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें। 21 नंबर कहता है केंद्रक के विभाजन को कहते हैं, केंद्रक का विभाजन होना क्या कहलाता है? जैसा कि आपको पढ़ाए थे, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाते हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक का टूटना, है ना। तो वही कहता है केंद्रक विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो 21 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 21 का सी नंबर हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 22 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? बात स्फीति रोग, कहता बात स्फीति रोग किससे संबंधित? देखिए ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, हाँ। कहता बात स्फीति रोग किससे संबंधित? आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, श्वसन रोग है, श्वास रोग से संबंधित है, ठीक है। तो 20 नंबर का ए हो जाएगा, 20 का आंसर ए हो जाएगा, सॉरी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। श्वसन संबंधित रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? फिर से, जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण आपको बताए भी थे? इकाइनोडर्मेटा का। किसका है ये लक्षण? इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है। तो आपको बता दें 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी नंबर, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करें 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या क्या है? अंतःकरण भरा रहता है। आखिर जो जो कान वाले पार्ट्स है वो आखिर भरा किससे रहता है? तो वो लसिका से भरा हुआ रहता है। कौन सा लसिका से? अंतः लसिका से वो भरा रहता है, ठीक है। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतः लसिका से हमारे अंतः कान भरा हुआ रहता है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या क्या है? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आप लोग मैट्रिक में वही पढ़े थे, है ना। वृक्क के, किडनी के क्रियात्मक, है ना, कहते हैं वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आप लोग पढ़े थे नेफ्रॉन क्या है? तो बोले थे ना, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए तो 25 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, 25 का सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहते हैं? पेस मेकर को कहा जाता है, पेस मेकर को कहते हैं
ऑप्शन ए ऐसे नोड, ऑप्शन बी ए बी नोड, सी हिंज का बंडल, बी फुकुंज तंतु। आपको बताए थे हम लोगों के लिए दिल के लिए कौन सा नोड की जरूरत होता है, ऐसे नोड का, है ना। चलिए तो 26 का ए नंबर आंसर होगा, 26 का ए नंबर एस ए नोड, ऐसे नोड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहते हैं, एक कोशिका को माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिका बनेंगे। एक बार फिर से कहता है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिका बनेगी। आपको हम थोड़ा सा नहीं एकदम हल्का सा आपको बता दे जिससे आपको आसानी हो समझने में। हाँ देखिए क्या आ रहा है, सबसे पहले कहता है एक कोशिका में, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28 नहीं 27, क्वेश्चन नंबर 27 का बात कर रहे हैं। 27 का देखिए कहा क्या है, फिर इसको समझिएगा। कहता है कि एक कोशिका में माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस मतलब संसूत्रण होता है, तो 256 कोशिका कितने बार में बनेंगे, तो आपको हम बता देते हैं एकदम शॉर्ट में इजी में निकालने के लिए। माइटोसिस में एक कोशिका से एक बार में 2 कोशिका बनता है। देखिए 2 कोशिका बनता है माइटोसिस में, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यहाँ पर 12 है, इसमें भी 12, इसमें भी 12 होगा। एक कोशिका से 2 कोशिका माइटोसिस में, और क्रोमोसोम नंबर 7। तो आपको कितना कोशिका बोलो 256, तो आपको जरा ध्यान दीजिए एक कोशिका है। चलिए यहाँ पर अब एक कोशिका को कितना कोशिका बनना है, 256 कैसे बनेगा, तो आपको कर देते हैं। देखिए एक कोशिका को माइटोसिस हुआ एक बार, तो 1 से कितना बनेगा 2, फिर 2 से कितना बनेगा 4, 4 से कितना बनेगा 8, 8 से कितना बनेगा 16, 16 से कितना बनेगा 32, 32 से कितना बनेगा 64, 64 से कितना बनेगा 128, 128 से कितना बनेगा 256। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, टोटल जाके 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार होगा तब जाके 256 कोशिका बनेगा। कितना बनेगा 256 कोशिका। चलिए तो आपको हम बताते हैं 27 नंबर का ऑप्शन होगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर 8 बार, कितना बार 8 बार होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं एमाइलेज, है ना, एमाइलेज करते हैं। तो 28 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, 28 का सी। यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक बोल रहे हैं, जैसे ऑप्शन दिया है न्यूक्लिएज, लाइपेज, एमाइलेज, पेटिशन, है ना, तो एमाइलेज हो जाएगा 28 का सी नंबर एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं, डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो डीएनए का संश्लेषण आपको बताए थे कि समसूत्रण विभाजन के एस अवस्था में, है ना, आपको एस फेज में आपको बताए थे। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा एस फेज में, 29 का ए एस फेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें आप, क्वेश्चन नंबर 30 का, 30 नंबर में क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एपिनेफ्रीन एवं नॉर एपिनेफ्रीन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहता है कि एपिनेफ्रीन एवं नॉर एपिनेफ्रीन हार्मोन को क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, वृद्धि। तो 30 का सी, 30 का बी नंबर, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्या कि बृहद मस्तिष्क कहते हैं, तो हमारे खोपड़ी का जो है सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। कौन है वो, सेरेब्रम, ब्रेन का, खोपड़ी यानी ब्रेन का, सेरेब्रम। तो आपको बता दें 31 का ए नंबर होगा, 31 का ए नंबर सेरेब्रम बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 32 का बात करें, कहता है कि किसके अणु की बारंबारता से सेलुलोज बनता है, कहता है किसके अणु के बारंबारता से एक के ऊपर एक लगे हुए रहने से सेलुलोज बनता है, तो आपको बता दें ग्लूकोज। कौन है वो, ग्लूकोज। तो 32 का सी नंबर, 32 का आंसर क्या हो जाएगा सी,
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 70 प्रकार के राइबोसोम, जैसा कि आपको बताए थे कि राइबोसोम दो प्रकार के, एक 70 प्रकार का, एक 80 प्रकार का। 70 प्रकार का राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है? 70 प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, मतलब जीवाणु में, है ना, मतलब बैक्टीरिया में होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, है ना। इसके अलावा 70 प्रकार के राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में, आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 70 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक में, ऑप्शन बी प्रोकैरियोट में, ऑप्शन सी सभी जीवों में, ऑप्शन डी सिर्फ जंतु में। तो क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट में होता है। तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं? कहता है क्या? कंदुक खलिका संधि पाया जाता है। कंदुक खलिका संधि कहाँ मिलता है? यही कंधा में। कंदुक खलिका संधि कहाँ मिलता है? तो कंधा में मिलता है। ठीक है, 34 का सी नंबर, 34 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। कंदुक खलिका संधि हमारे कंधे में मिलता है, हमारे नहीं, मतलब हम सभी जीव में, मानव में। अगला कहता है क्या? यूकैरियोटिक जंतु है। आपको बताते कहते हैं यूरिकोटेलिक जंतु है। यूरिकोटेलिक जंतु इनमें से कौन है? कीट है, छिपकली है, पक्षी, मतलब जिसे यूरिया बाहर करता हो, तो इनमें सभी है। कीट भी है, पक्षी भी, छिपकली है, इनमें सभी हो जाएगा। 35 का डी नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? डी, सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहते हैं? मानव हृदय में त्रिदली कपाट पाया जाता है। कहता है इन ह्यूमन हार्ट ट्राइकॉस्पिड वाल्वा इज फाउंड बिटवीन। वह कहता है मानव हृदय में त्रिदली कपाट पाया जाता है। तो कहाँ पर बोलते हैं? तो दया अलिंद और दया नीले पर। कहाँ मिलता है? दया अलिंद और दया नीले पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि दया अलिंद और दया नीले पर ही जो है त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कार्टिलेज है, मतलब उपास्थि है। उपास्थि कौन है? ऑप्शन ए तंत्रिका उत्तक है, पेशी उत्तक है, उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है। कौन इसमें उपास्थि है? तो आपको बता दें संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। 37 का डी नंबर, 37 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि नियत तापी जंतु है। नियत तापी जंतु है, नियत तापी जंतु है। ऑप्शन ए पेशिये, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एबी। जगह फिर से कहता है नियत तापी जंतु है। ऑप्शन ए फेसिज, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन सी रेप्टिलिया, ऑप्शन डी एवी। तो एविस मतलब होते पक्षी। तो ये जो पक्षी होते हैं वो समतापी होते हैं, मतलब ये ठंड का एहसास इसको होता है। ठीक है, मतलब ये समतापी, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर जो है इनका एक निश्चित तापमान होता है। ठीक है, चलिए तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एविस पक्षी जिसको बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एडीपी का पूरा नाम, कहता है एडीएच क्या नाम? एडीएच का पूरा नाम क्या आता है ना? एडीएच। 39 का नंबर है एडीएच। एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एडीएच का पूरा नाम देखो, याद रख लीजिएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच का पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी सवाल। केचुआ में नेफ्रिडिया है। केचुआ में जो नेफ्रिडिया होता है वो क्या है? तो केचुआ में नेफ्रिडिया जो है उसका उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग मतलब उसी से वो लैट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, सारा जो उत्सर्जी पदार्थ करते हैं उसी से। उसका नाम क्या है? नेफ्रिडिया। ये एनिलिडा संघ के जंतु हैं और एनिलिडा संघ के जंतु में उत्सर्जन अंग कौन होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं। चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों करती हैं, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं आप